हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस फॉर एजुकेशन। दिस इज द सेकंड लेक्चर्स इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर्स में वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल समझा था, ईएमएफ क्या होता है इसके बारे में समझा था, एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ सेल पोटेंशियल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रीथ। ये सारा चीज़ हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। आज के क्लास में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज के लेक्चर्स में खासकर, दैट इज हाउ कैन यू मेजर द सेल पोटेंशियल। इज इट पॉसिबल टू मेजर सेल पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल। यहाँ पर इस सवाल से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, एक चीज़ पता होना चाहिए आपको कि सेल पोटेंशियल हम लोग तभी मेजर कर पाएंगे जब हमारे पास एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड होगा। क्योंकि अगर मुझे ये चीज़ पता करना है कि एक हाफ सेल से इलेक्ट्रॉन किस टेंडेंसी से मूव कर रहा है, किस टेंडेंसी से ये इलेक्ट्रोड या ऑक्सीडाइज हो रहा है या फिर रिड्यूस हो रहा है, उसके रेस्पेक्ट में हमें एक दूसरा हाफ सेल जरूर चाहिए होगा। तभी हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर सेल पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि किसी भी हाफ सेल का हम कभी भी सेल पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते डायरेक्टली। हमें हमेशा किसका जरूरत पड़ता है, एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड का जरूरत पड़ता है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस रिफरेंस इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और यू कैन से दैट नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज ए रिफरेंस इलेक्ट्रोड कंसिडर किया गया है और इसका सेल पोटेंशियल, दैट मीन्स या फिर आप इसका बोल सकते हो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल, इन दोनों का वैल्यू क्या कंसिडर किया गया है, 0.00 वोल्ट। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है कि यहाँ पर हमें एज ए रिफरेंस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन यूज करना है। लेकिन याद रखना, देखो किसी का भी सेल पोटेंशियल जीरो नहीं होता, ये हमें कंसिडर करना होता है। जो मेजरिंग स्केल होता है ईएमएफ का, उसे मुझे जीरो से स्टार्ट करना है, इसलिए हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जीरो लिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पर अगर मुझे किसी का भी सेल पोटेंशियल कंसिडर करना है या फिर कैलकुलेट करना है तो हमें यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है। यहाँ पर मैंने जस्ट एक पिक्चर बना रखा है। लेट्स सपोज दैट इफ यू वांट टू मेजर द सेल पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, एक्चुअल में आईपीएससी में सेल पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल से ही रिप्लेस कर दिया गया है। अगर यहाँ पर सेल पोटेंशियल किसी स्टूडेंट के थ्रू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में बताया जाए, कोई अदर स्टूडेंट के थ्रू रिडक्शन पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में बताया जाए, तो यहाँ कंफ्यूजन होने का चांस है। इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या करा कि जब भी आप ईएमएफ का बात करो, दैट इज द सेल पोटेंशियल, तो आप हमेशा यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग चलना है, आपको रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो इसीलिए हमें हमेशा फोकस क्या करना है, जब भी मैं स्टैंडर्ड ईएमएफ का बात करूँ या फिर ईएमएफ का बात करता हूँ या फिर मैं सिर्फ सेल पोटेंशियल भी बोलूँ, तो हमें रिडक्शन पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में ही सोचना है। ठीक है, क्योंकि हमें एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड चाहिए और रिफरेंस इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स का, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का सेल टेंडेंसी, दैट मीन सेल पोटेंशियल कैलकुलेट किया गया है। ओके, और उसके बाद ही हम यहाँ पर क्या चेक कर सकते हैं, उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर चेक कर सकते हैं, उनका रिडक्शन टेंडेंसी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कंसिडर किया गया है। जब ये एक्सपेरिमेंट, जैसे कि लास्ट टाइम सॉल्ट गैल्वेनिक सेल के रिस्पेक्ट में मैंने समझाया था कि गैल्वेनिक सेल की तरह ही इसे सेटअप किया गया है। लेफ्ट साइड में जब ये देखा गया कि कुछ मेटल्स जो एनोड की तरह बिहेव कर रहा था, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा था इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, उसे लेफ्ट साइड रखकर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करा गया। यहाँ पर देखा गया कि इन द केस ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड के केस में जब हम इसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ यहाँ पर कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन होता है जबकि इस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन होता है। अब यहाँ पर देखो, ये तो डिपेंड करता है मेटल के नेचर पर, उसके रिएक्टिविटी ऑर्डर पे डिपेंड करता है कि कौन किस तरह से बिहेव करेगा। खास बात यहाँ पर क्या रखना है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है, H2 गैस जो होता है, अगर मैं H2 गैस के रेस्पेक्ट में बात करूं तो H2 गैस क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग होता है, ये कंडक्टिंग नहीं होता। और नॉन कंडक्टिंग होने से फिर यहाँ सवाल ये होता है कि फिर मैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे क्रिएट करूं, ये सवाल हो जाता है। तो देखो, इसको क्रिएट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। एक यहाँ पर प्लेटिनम वायर को यूज किया जाता है और प्लेटिनम वायर एक तरह से क्या होता है, अनरिएक्टिव होता है, इसका रिएक्टिविटी बहुत ही कम होता है। इसीलिए प्लेटिनम वायर के हेल्प से हम यहाँ पर पहले क्या करते हैं, यहाँ पर इसे डिप करते हैं HCl सॉल्यूशन में।
प्लेटिनम वायर को प्लेटिनम फॉयल के साथ लार्ज सरफेस एरिया मिल जाए, इसलिए प्लेटिनम फॉयल का यूज करते हैं और यहाँ पर उसे डिप करते हैं किसमें, HCl सॉल्यूशन में। और आपको पता है कि प्लेटिनम जो वायर होगा ऑफ कोर्स ये क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा, ये कंडक्टेंस होता है, इसीलिए प्लेटिनम वायर यूज किया जाता है। सेकेंड थिंग्स, यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखा जाता है कि हमें सॉल्यूशन में HCl का कंसेंट्रेशन 1 मोलर बनाए रखने के लिए और यहाँ पर H2 गैस, यहाँ पर उसका प्रेशर, ये भी हमें ध्यान में रखना है कि उसका प्रेशर भी हमें 1 बार मेंटेन रखना है। ओनली देन यू कैन परफॉर्म करेक्टली for the calculations of cell potential और reduction potential of other electrodes। ओके, तो इस चीज को ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर ये डिपेंड करेगा कि कभी ये एनोड की तरह बिहेव कर जाए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कभी ये कैथोड की तरह बिहेव कर जाए, ये तो डिपेंड करता है कि सामने वाला कौन सा मेटल है। उसके रिस्पेक्ट में मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। तो क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोड के साथ क्या ऑब्जर्व हुआ, यहाँ पर जब इसे कनेक्ट किया गया हाइड्रोजन गैस के साथ, दैट मीन्स हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ मैं बोलूंगा, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो रहा था, इवोल्यूशंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, यहाँ से हाइड्रोजन गैस का बबल्स बन रहा था और इससे पता चल रहा था कि डेफिनेटली यहाँ पर जो रिएक्शन चल रहा होगा वो किस तरह का रिएक्शन चल रहा होगा, कैथोडिक रिएक्शन चल रहा होगा। क्यों कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एनोडिक के रेस्पेक्ट में, अगर मैं मान लेता हूँ कि जिंक इलेक्ट्रोड ये एनोड की तरह बिहेव कर रहा है जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जिंक सॉलिड, यहाँ पर Zn2+ एक्वास और ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। और ये चीज यहाँ ऑब्जर्व भी हो रहा था, टाइम के साथ इसका थिकनेस यहाँ पर क्या हो रहा था, थिकनेस यहाँ पर डिक्रीज कर रहा था। और थिकनेस अगर डिक्रीज कर रहा है तो मैं बोल सकता हूं कि डेफिनेटली यहाँ पर जिंक क्या करेगा, जिंक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा होगा। और इस दौरान यहाँ पर डिफ्लेक्शन भी दिख रहा था और इस जगह में एक डेटा भी यहाँ पर मौजूद था। वोल्ट मीटर की हेल्प से मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, उस पोटेंशियल डिफरेंस को मैं मेजर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एनोड जो था वो जिंक, और यहाँ पर जब ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस यहाँ से इलेक्ट्रोड के होते हुए, वायर के होते हुए वो यहाँ पर पहुँचेगा। ऑफ कोर्स हाइड्रोजन गैस तो उससे गेन नहीं करने वाला, हाइड्रोजन तो वो एक तरह से न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, वो इससे गेन नहीं करेगा। लेकिन सॉल्यूशन में क्या मौजूद है, सॉल्यूशन में H+ मौजूद है। और अगर इलेक्ट्रॉन इस जगह से यहाँ आएगा और क्योंकि यहाँ पर प्लेटिनम फॉयल है जिसके वजह से यहाँ पर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन काफ़ी यहाँ पर मौजूदगी होगा, उसका प्रेजेंस होगा, ऑलराइट। और इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2H+ इस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा एंड इट विल चेंजेस इनटू व्हाट, H2 गैस। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि 2H+, यहाँ पर 2H+ मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ से आने वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, पर जिंक के रेस्पेक्ट में 1 मोल जिंक के रेस्पेक्ट में 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ऑफ कोर्स 2 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए 2 मोल्स ऑफ H+ चाहिए होगा और वो इस तरह से इसे गेन करता है और यहाँ से H2 गैस इवॉल्व होना शुरू हो जाता है। सो यहाँ पर ये अगर मैं रिएक्शन का बात करूं तो मैं यहाँ रिएक्शन किस तरह से लिख सकता हूँ, नेट रिएक्शन। तो मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, जिंक सॉलिड, यहाँ पर मिल रहा है हमें 2H+ एक्वास एंड दिस 2 इलेक्ट्रॉन एंड दिस 2 इलेक्ट्रॉन, दिस विल बी कैंसल आउट। देखो ये कैंसल आउट इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ पर राइट में 2 इलेक्ट्रॉन है और लेफ्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये मैथमेटिक्स यहाँ पर मत लगाना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, आप लगा सकते हो मैथमेटिक्स, लेकिन कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक के थ्रू रिलीज हुआ वो 2 इलेक्ट्रॉन 2H+ ने गेन कर लिया, तो नेट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को कैंसल आउट करते हैं। और नेट रिएक्शन में आप बोल सकते हो कि यहाँ पर Zn2+ है और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, H2 गैस मिल रहा है। तो ये चीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, Zn2+ दैट इज इन एक्वास मीडियम। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इस रिएक्शन को लिखने के बाद अगर मैं लिखना चाहूंगा इसका क्या, सेल पोटेंशियल, यहाँ पर मैं इसका कैलकुलेशंस करना चाहता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किया गया है, तो मैं सिंपली बोलूँगा
यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट ए हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। अब यहाँ पर ये चीज देखेंगे, यहाँ पर ये क्या करता है, ये तुरंत अपना डिफ्लेक्शंस एक डेटा में जाकर दिखा देता है। इस जगह हम ये तुरंत क्या दिखाएगा, ये 0.76 वोल्ट इस तरह से डिफ्लेक्शन दिखाएगा। जैसे इंडिकेटर होता है ना बाइक में या फिर गाड़ी में, जब 0 से स्टार्ट होता है तो ये राइट साइड की तरफ डिफ्लेक्शन दिखाता है, बस उसी तरह से यहाँ पर भी ये क्या करेगा, डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। और यहां पर मैं ये क्या कर सकता हूं, इसके रिस्पेक्ट में मैं बोल सकता हूं क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ऑफ कोर्स रिडक्शन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में यहां पर हाइड्रोजन क्या होगा, ये अपना हाई पोटेंशियल दिखा रहा होगा। और यहां पर मैं इसके रिस्पेक्ट में बोल सकता हूं दैट इज द ई नॉट ऑफ H प्लस 2H2, क्योंकि ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। सो दैट इज वाई वी हैव टू कंसिडर दैट दिस इट हैज हाई पोटेंशियल। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ Zn2 प्लस 2Zn, ये हो गया हमारे पास क्या, लो पोटेंशियल वाला, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। और मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ई नॉट ऑफ सेल ये कंसिडर कर सकता हूँ। एक चीज ध्यान में रखना है थ्रू आउट दिस एक्सपेरिमेंट, बिकॉज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड EMF, सो दैट इज वाई टेम्परेचर विल बी कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर विल बी 298 केल्विन, pressure will be 1 bar. In case of hydrogen electrode that should be maintained throughout the experiment. ऑल राइट, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और जो ई नॉट ऑफ सेल जो यहाँ पर हमें ऑब्जर्व हुआ है वोल्ट मीटर में, मैं इस डेटा को यहाँ लिख सकता हूँ दैट इज नथिंग बट ए 0.76। और आपको पता है कि ई नॉट ऑफ H प्लस एंड H2 दैट इज H प्लस से H2 जो रिडक्शन पोटेंशियल हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है पहले ही, वो क्या है, दैट इज 0.00। देखो इसका होता नहीं है ऐसा वैल्यू, हमें कंसिडर करना होता है, तो कहीं ना कहीं से हमें स्टार्ट करना ही है। तो हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पर साइंटिस्ट ने क्या करा, यहाँ पर इसका ई नॉट वैल्यू 0.00 में सेट कर लिया। ऑल राइट, और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, ई नॉट ऑफ Zn2 प्लस 2Zn। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो हमें क्या मिलेगा, ई नॉट Zn2 प्लस 2Zn दैट इज नथिंग बट ए माइनस 0.76 वोल्ट। सो दिस इज द वे, इस तरह से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, किसी भी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका था, जैसे हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल का सेटअप बनाया था, जस्ट लाइक दैट हमें इसी तरह का सेटअप बनाना है। बस हमें ध्यान में रखना है कि हमारा जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होगा वो क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होना चाहिए। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में 1 बार प्रेशर को मेंटेन करना है और सॉल्यूशन में 1 मोलर सॉल्यूशन को मेंटेन करना है। और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ई नॉट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ क्या कि इसका सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, व्हाट शुड बी द सेल रिप्रेजेंटेशन, तो मैं सेल रिप्रेजेंटेशन में पहले भी बताया था कि भाई अगर आप सेल रिएक्शन लिख लिए हो तो सेल रिप्रेजेंटेशन ये भी लिखने के लिए आना चाहिए आपको। और सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हो, देखो लेफ्ट वाला क्या है, पहले लेफ्ट वाले को हमें दिखाना होता है जो एनोडिक रिएक्शन होता है। तो लेफ्ट में क्या हो रहा है, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पर ये जो सिंगल लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जिंक और Zn2 प्लस दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फेज, ये दोनों अलग अलग फेज में मौजूद है। तो इस चीज को ये सिंगल लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। बीच में क्या हो जाएगा, सॉल्ट ब्रिज, ये हमारा सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है, 2 पैरेलल लाइन। उसके बाद यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर H प्लस से H2 दैट मीन्स H प्लस क्या हो रहा है, रिड्यूस होकर H2 में चेंज हो रहा है। और हम लोगों ने साथ में कंडक्टिंग वायर जो यूज करा है वो क्या है, प्लेटिनम, जो कि अलग फेज में है। अलग फेज में होने की वजह से इसे भी हम लोग क्या करते हैं, सिंगल लाइन में दिखाते हैं। तो याद रखना कि ये सिंगल लाइन हमें कहाँ यूज करना है, जब फेज अलग अलग हो, तो उस कंडीशन में हमें ये सिंगल लाइन यूज करना होता है। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम EMF कैलकुलेट कर सकते हैं। अब पीछे ये जो देख रखे हो इसे अच्छे से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये हर एक पॉइंट को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है।
अब देखो, इससे तो ये पता चल रहा है कि जो नेगेटिव वैल्यू आया, व्हाट इज द नेगेटिव वैल्यू, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव वैल्यू। ये नेगेटिव वैल्यू कहना चाहता है कि इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी इस मेटल आयंस का वो कम है कंपेयर टू H प्लस से। दैट मीन्स अगर मैं बोलूं, एकदम सिंपल वे में बोलूं, तो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, it has less tendency to accept the electrons compared to hydrogen electrode। तो इस तरह से मैं इसका डाटा निकाल सकता हूं आसानी से। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यहां पर तो हो गया जिसका लेस टेंडेंसी था, बट कुछ मेटल आयंस ऐसा भी है जिसका मोर टेंडेंसी होता है, जहां पर वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ही इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। और ये चीज ऑब्जर्व भी होता है जब यहां पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया गया, किसके साथ, कॉपर के साथ कनेक्ट किया गया, तो यहां पर देखा गया कि कॉपर जो है वो कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है, जबकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये एनोड की तरह बिहेव कर रहा है। और यहां पर किसी तरह का हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर किस तरह का रिएक्शन चल रहा होगा, यहां पर भी जब करंट फ्लो हुआ होगा तो डिफ्लेक्शन दिख रहा होगा इंडिकेटर में, और इस वजह से यहां पर क्या देखने को मिला, यहां पर जो एनोडिक रिएक्शन हो रहा था वो अलग था। यहां पर एक्चुअल में H2 गैस जो है, देखो H2 गैस इसलिए तो यूज कर रहे हैं कि जब कभी भी ये इलेक्ट्रोड यहां पर एनोड की तरह बिहेव करेगा तो हमें यहां पर H2 गैस का रोल या फिर उसका रिएक्शन दिखाना पड़ेगा। ओके, तो यहां पर H2 गैस क्या करता है, यहां ये आयोनाइज हो जाता है और ये रिलीज करेगा क्या, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा इन द सॉल्यूशन। जबकि यहां पर कैथोड कौन वर्क कर रहा है, कॉपर वर्क कर रहा है, और ये कॉपर क्या करता है, ये कॉपर एक्वास मीडियम से यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाता है, इस जगह से इलेक्ट्रॉन चलते हुए जाता है और इस जगह में ये गेन हो जाता है, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या मौजूद है, कॉपर 2+ है। और टाइम के साथ ये देखा गया कि इसका थिकनेस यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, कॉपर 2+ इट विल चेंजेस इनटू कॉपर सॉलिड। दिस इज द कैथोडिक रिएक्शन एंड यू विल गेट द नेट इक्वेशंस, दैट इज नथिंग बट ए व्हाट, H2 गैस प्लस Cu2 प्लस aqueous which is changes into 2H plus aqueous and Cu solid। अब यहां पर देखो ये हमारा कंप्लीट हो गया, दिस इज द नेट रिएक्शन। देखो फुल सेल को पहचानने का यही सिंपल तरीका है कि नेट रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं दिखना चाहिए। दिस इज द एग्जांपल ऑफ फुल सेल। रह गया यहाँ पर इसमें जो डेटा था, इसमें कैसे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया गया, तो वापस से मैं आता हूँ उसी फॉर्मूले पर। हम लोग यहाँ पर क्या देखे थे, दैट इज द हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। क्योंकि यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड का क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी ज़्यादा है, तो यहाँ पर देखो दोनों का मुझे रिडक्शन पोटेंशियल ही यहाँ लिखना है। ऐसा नहीं करेंगे कि एक का ऑक्सीडेशन लिखा और एक का रिडक्शन लिखा, ऐसा नहीं। हमें यहाँ पर डिफरेंस निकाल रहे हैं तो दोनों का टेंडेंसी तो हमें चेक करना है। तो यहाँ पर E नॉट ऑफ Cu2 + 2 Cu एंड E नॉट ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा H + 2 H2, क्योंकि यहाँ पर कॉपर 2 + 2 Cu ये तो हमें कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर जो रिडक्शन पोटेंशियल है हाइड्रोजन का वो तो हम लोगों ने क्या कंसिडर कर रखा है, 0.00 वोल्ट, और जो इस इंडिकेटर में हमें डेटा दिखता है वो कितना दिखता है, 0.34। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इसमें क्या आ रहा है, E नॉट ऑफ Cu2 + 2 Cu, दिस इज नथिंग बट ए प्लस 0.34 वोल्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। दिस इज द रिजल्ट। हमें यहाँ से पता चल रहा है क्या कि यहाँ पर अगर कॉपर इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं, इन केस ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड इट हैज मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज व्हाई इन दिस केस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बिहेव्स लाइक एन एनोड, जबकि कॉपर इलेक्ट्रोड बिहेव्स लाइक ए कैथोड, ये कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और इस तरह से यहाँ पर स्टैंडर्ड EMF मेजर किया गया है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पूरे थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट आपको टेम्परेचर कितना रखना है, 298 केल्विन रखना है, और यहाँ पर जो स्टार्टिंग में आप जो यहाँ पर कंसेंट्रेशन रखोगे कॉपर सल्फेट का या फिर HCl का,
यहाँ पर क्या रखना है 1 मोलर। उसके रिस्पेक्ट में ये सारा डेटा यहाँ पर कंपेयर किया गया है। अगर आप अलग अलग रखोगे अलग अलग केस में अलग अलग मेटल्स के साथ, तब फिर कंपैरिजन कैसे करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि स्टैंडर्ड ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ये प्रेशर पे भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। इसी वजह से यहाँ पर जो कंडीशंस है वो सारा सेम रखना होता है। ऑल राइट, अगर आप अलग करोगे तो फिर सब में वेरिएशन आ जाएगा, फिर हम कंपेयर नहीं कर सकते कि किसका इलेक्ट्रॉन गेन का टेंडेंसी ज़्यादा है या कम है। अब देखो इसके रिस्पेक्ट में क्या किया गया, इसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को तैयार किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखो मैं बहुत सारा डेटा के साथ नहीं चलूंगा, बहुत सारे डेटा के साथ चलने का कोई मतलब भी नहीं बनता। अच्छा, एक चीज रह गया है ना, हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन। इसका भी सेल रिप्रेजेंटेशन बस इसी तरह से होगा। आपको यहाँ पर बस ध्यान में रखना है कि इस जगह में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या कर रहा है, वो एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, और एनोड की तरह बिहेव करेगा तो ये कहाँ जा रहा है, H2 से ये H+ की ओर जा रहा है। साथ में यहाँ पर प्लेटिनम वायर जो कि कंडक्टिंग वायर है, उसका हेल्प लेना पड़ रहा है। बीच में हमारे पास क्या है, सॉल्ट ब्रिज, और यहाँ पर Cu2+2 ये किस में चेंज हो रहा है, कॉपर में चेंज हो रहा है। तो इस चीज को समझना है कि इस तरह से हम इसका सेल रिप्रेजेंटेशन को लिख सकते हैं, और बहुत ही सिंपल तरीका है सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना। हम लोग इसके बाद किस टॉपिक में थे कि इनके हेल्प से क्या किया गया, इस तरह का एक्सपेरिमेंट और अलग अलग गैसेस के साथ किया गया, मेटल्स के साथ किया गया, और यहाँ पर एक डेटा को तैयार किया गया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का इंपॉर्टेंस एक अलग ही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या किया गया, जितना भी यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म था, जैसे कि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ये चीज आपको इसी फॉर्मेट में एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिलेगा, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म प्लस n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच चेंजेस इनटू द रिड्यूस्ड फॉर्म। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर E0 का वैल्यू इन वोल्ट में। सो यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, ये रिड्यूस फॉर्म है, और यहाँ पर E0 वैल्यू है। E0 वैल्यू मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या देखा गया कि H+ से यहाँ पर 2H+, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, एक्वास मीडियम, इट विल चेंजेस इनटू H2 गैस, और इसको क्या कंसिडर कर लिया गया, 0.00 वोल्ट। इसके लिए कोई कैलकुलेशन मतलब कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया, बस 0.00 वोल्ट कंसिडर किया गया एज ए रेफरेंस। लेकिन बाकी सब के लिए, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि कॉपर 2+ का अगर मैं ले लेता हूँ, जिनका मुझे याद है मैं उसी डेटा को ध्यान में रखूंगा, एग्जाम में हमेशा ये डेटा दे दिया रहता है। सो यहाँ पर कॉपर सॉलिड, यहाँ पर इसका डेटा क्या मिल रहा था हमें, +0.34 वोल्ट मिल रहा था। इसी तरह से और बहुत सारे मेटल्स का निकाला गया, और सबसे टॉप में जिसका मिला वो किसका मिला है, अभी तक का मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ, यहाँ पर किसका मिला, फ्लोरीन, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और चेंज होता है यहाँ पर 2F- एक्वास में, और इसका जो E0 वैल्यू मिला था दैट इज नथिंग बट ए 2.87 वोल्ट पॉजिटिव में। तो जितने भी पॉजिटिव वैल्यू थे उनको यहाँ पर इसको टॉप में रखा गया इस तरह से। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो ये हमारा क्या है, इन बिटवीन है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। अब यहाँ पर क्या आता है, कुछ ऐसे भी मेटल्स थे, गैसेस थे, जिनका इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी दैट मींस रिडक्शन पोटेंशियल वो हाइड्रोजन से कम था, उन्हें बॉटम में रखा गया। जैसे कि Zn2+, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, देन इट विल चेंज इनटू Zn सॉलिड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो डेटा मिला था वो कितना मिला था, -0.76 वोल्ट। इसी तरह से बहुत सारे एलिमेंट का निकाला गया, और सबसे जो लो वैल्यू मिला रिडक्शन पोटेंशियल का वो किसके लिए मिला है, तो वो यहाँ पर मिला है लिथियम प्लस के लिए मिला है, जहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये लिथियम सॉलिड में चेंज हो रहा है, और इसका जो वैल्यू मिल रहा है कितना, -3.05 वोल्ट। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का, जबकि सबसे लो किसका होता है, यहाँ पर ये हो जाता है हमारे पास लिथियम का। लिथियम का इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी -3.05, जबकि अगर मैं फ्लोरीन का देखूं तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, +2.87।
ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है, इससे हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप यहाँ पर पूछ सकते हो कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सीरीज। देखो इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। सो दिस इज द डेटा, ये एक तरह का डेटा है जहां पर मुझे हर एक इलेक्ट्रोड्स, हर तरह का मेटल और गैसेस का मुझे टेंडेंसी पता चल जाता है कि वो एक्वास मीडियम में या अपने गैसेस स्टेट में इलेक्ट्रॉन गेन करने का कितना टेंडेंसी रखता है, वो सारा चीज हमें यहाँ पर पता चल जाता है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक में आने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्या इंपॉर्टेंस है, या फिर स्टैंडर्ड ईएमएफ जो हम लोगों ने निकाला इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये एक दो एलिमेंट के लिए तो नहीं किया गया, यहाँ पर काफी सारे यहाँ पर एलिमेंट्स के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया और उन सभी डेटा को आप देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो पहला जो है इसका इंपॉर्टेंस पर अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस में टू कंस्ट्रक्ट द गैल्वेनिक सेल या फिर सेल टू कंस्ट्रक्ट द, अगर मैं इंपॉर्टेंस या एप्लीकेशन पर बात करूं, यहाँ हेडिंग में आप जरूर लिख देना एप्लीकेशन ऑफ ई नॉट ऑफ सेल। ई नॉट ऑफ सेल का एप्लीकेशन क्या है। सो यहाँ पर टू कंस्ट्रक्ट द सेल, टू कंस्ट्रक्ट द सेल का मतलब क्या हुआ बच्चे, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल यहां पर आपको पता होना चाहिए कि ई नॉट ऑफ सेल दैट मस्ट बी पॉजिटिव। ई नॉट ऑफ सेल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव में यहां पर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर आपको एक रिलेशन आपको पता होना चाहिए जो कि एनसीईआरटी में भी दे रखा है कि इलेक्ट्रिकल वर्क जो होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा जी नॉट इन इज इक्वल टू NF ई नॉट ऑफ सेल। ये बताना चाह रहा है कि वट एवर द इलेक्ट्रिकल वर्क इज ऑब्जर्व्ड इन रिवर्सिबल प्रोसेस दैट इज द मैक्सिमम वर्क दैट शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ दिस सेल इनटू वट एवर द दैट इज द मल्टीप्लाइड बाय चार्जेस पास्ड, जितना चार्ज पास किया गया है इन टर्म्स ऑफ मोल्स। सो यहाँ पर देखो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर पोटेंशियल ऑफ दिस सेल इनटू अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज पास्ड इन ए सेल। सेल में कितना चार्ज पास हुआ है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है इस फॉर्मूले से। मैं इसको शॉर्ट में लिखूं तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं क्या, सेल पोटेंशियल इनटू में व्हाट, मोल्स ऑफ चार्ज या अमाउंट ऑफ चार्ज, मोल्स ऑफ चार्ज विच इज पास्ड इन ए सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। दिस इज नथिंग बट ए गिव्स फ्री एनर्जी। किससे रिलेटेड है, गिव्स फ्री एनर्जी से। और यहाँ पर माइनस वाला टर्म यूज होता है माइनस NF ई नॉट सेल। सो डेल्टा जी नॉट इज नथिंग बट ए माइनस NF ई नॉट ऑफ सेल। सो यहाँ पर आप देखो सबसे पहले ये चीज समझना है कि अगर ई नॉट ऑफ सेल अगर हमें पॉजिटिव मिलता है देन डेल्टा जी नॉट हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि प्रोसेस हमारा क्या होगा, प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस होगा। सो दिस इज द इक्वेशन विच इज रिलेटेड विद द डेल्टा जी नॉट। इफ यू वांट टू ऑब्जर्व मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क देन यहाँ पर आपको रिवर्सिबल प्रोसेस के अकॉर्डिंग मिलेगा। और यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, सेल पोटेंशियल इनटू मोल्स ऑफ चार्ज विच इज पास्ड इन ए सेल। एक बात आ जाता है यहाँ पर कि ये जो F क्या है, N तो हमारा मोल्स है, ठीक है, यहाँ पर क्या F क्या है, तो देखो इसको कहते हैं 1 फैराडे। दिस इज द 1 फैराडे, फैराडेज के रेस्पेक्ट में बताया गया है ये। और 1 फैराडे इज नथिंग बट ए चार्ज, टोटल चार्ज प्रेजेंस इन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स अगर अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज द चार्ज प्रेजेंस, दैट इज द चार्ज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में जितना चार्ज होता है उसमें उसे हम क्या कहते हैं, 1 फैराडे कहते हैं। एंड 1 फैराडे इज नथिंग बट ए 96500 कूलम्ब पर मोल।
आप इसको बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हो, कैलकुलेट भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको करना क्या है, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसे अब अगर मल्टीप्लाई कर दोगे एवोगाड्रो नंबर से 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल, देन यू विल गेट दिस वैल्यू। ये डायरेक्ट यही वैल्यू नहीं मिलेगा, इससे थोड़ा सा स्मॉलर वैल्यू मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस वैल्यू को क्यों लिया जाता है, ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान रहे। ऑलराइट, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना, एग्जैक्टली ये वैल्यू नहीं मिलेगा, लेकिन इसके क्लोज में ये वैल्यू मिलता है। बट इस वैल्यू को हम लोग कैलकुलेशन के पर्पस में हम लोग इसको यूज करते हैं। दैट इज नथिंग बट ए 96500 कूलम पर मोल। That is the charge possessed by 1 mole of electrons। एक मोल इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू यहाँ पर ये चार्ज पोजेस होता है। अगर मान लो किसी रिएक्शन में एक मोल, तो जरूरी नहीं कि एक ही मोल रहेगा, वहाँ nth मोल्स हो सकता है। ये तो डिपेंड करता है कि मैंने रिएक्शन को कितने देरी तक रखा। ऑलराइट, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। अब देखो, अगर ई नॉट ऑफ सेल पॉजिटिव है देन डेल्टा जी नॉट क्या मिलेगा, हमें नेगेटिव मिलेगा। बस इसी वजह से यहाँ पर अगर किसी सेल में ई नॉट ऑफ सेल पॉजिटिव आ रहा है देन यू कैन से दैट डेल्टा जी नॉट मस्ट बी नेगेटिव। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ, एग्जाम्पल को मैं सॉल्व कर देता हूँ ताकि आप इसको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाओ। मान लो कि आपको यहाँ पर दे रखा है, क्वेश्चन में मैं बोल रहा हूँ, अगर मान लो कि ई नॉट यहाँ पर x2 + 2x ये दे रखा है 5.0 वोल्ट, दूसरा हमें दे रखा है ई नॉट y2 + 2y, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, मान लो -3.0 वोल्ट। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि यहाँ पर, ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, मान लो कि आपको यहाँ पर पूछ दिया जाए कि यहाँ पर कौन एनोड बनेगा और कौन कैथोड बनेगा एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ दिस सेल, इसका स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या होगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, सिंपल सा आप यहाँ पर देखो कि किनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है इन दोनों में। तो इन दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर आप देख सकते हो x2+ का ज़्यादा है। जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो सॉल्यूशन में आप बोल सकते हो कि भाई जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो क्या बनेगा, वो बनेगा कैथोड, और जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो क्या बनेगा, वो बनेगा एनोड। अब ये चीज़ आप बता दिए तो इसके हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर y से y2+, बिकॉज ये तो एनोड बन रहा है, और बीच में क्या रह जाएगा, सॉल्ट ब्रिज, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x2 + 2x, क्योंकि ये कैथोड बनेगा। अब यहाँ से आप यहाँ क्या कर सकते हो, ई नॉट ऑफ सेल कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ई नॉट ऑफ सेल इसके रेस्पेक्ट में सेम आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर जो मैंने सेल रिप्रेजेंटेशन किया है वो सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर मैं देखो डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूँ। फॉर्मूला जब भी आप इसे यूज करो तो एक चीज ध्यान में रखना, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड विच इज इक्वल टू क्या, जब भी ये फॉर्मूला यूज करो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल आपको यूज करना है, ठीक है। तो दोनों का अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल यूज करोगे तो यहाँ पर देखो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या था 5.0 और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है -3.0, और सोल्व करने पर कितना आ जाएगा 8.0 वोल्ट आ जाएगा। बहुत जगह में आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर इस फॉर्मूले के जगह में अगर आप दूसरा फॉर्मूला यूज करना चाहते हो, आप अगर दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लोगे तो ये फॉर्मूला भी रिवर्स हो जाएगा। याद रखना, इस फॉर्मूले को जब भी आप यूज करो तो दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। आप बोलोगे नहीं सर मुझे कोई दूसरा फॉर्मूला बता दो जहां पर मुझे दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना है, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा ई नॉट ऑफ सेल विच इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड की जगह में एनोड माइनस में ई नॉट ऑफ कैथोड। लेकिन इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो दोनों का क्या यूज करना होगा, आपको क्या लेना होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब दिक्कत यह है कि सवाल में तो दोनों का क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, जस्ट इसको ये कर दो, साइन चेंज कर दो। अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, माइनस में। और आपको पता है कि यहाँ पर एनोड कौन बन रहा है, एनोड हमारा वाई वाला बन रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या 3.0, माइनस में कैथोड कौन बन रहा है, ये हमारा x2+ बन रहा है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, माइनस में 5.0।
तो जब भी आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो आपको दोनों का क्या करना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है। आप देख सकते हो कि इनमें भी क्या आया, आपको आंसर सेम मिल रहा है, लेकिन दोनों फॉर्मूले को हम किस तरह से यूज करना है वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो यहाँ पर क्या करना है, अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलोगे तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल, अगर आप ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ एनोड माइनस ई नॉट ऑफ कैथोड यूज करोगे तो आपको दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज करना है। एक और तरीका है जहां से आप यहाँ ई नॉट डायरेक्टली निकाल सकते हो। आपको कुछ नहीं करना कि जैसे यहाँ पर जो सेल रिप्रेजेंटेशन है ना, जैसे आपने सेल रिप्रेजेंटेशन मैंने बनाया यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल, आप इसी को फॉलो कर लो। आप इससे भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पर डायरेक्टली जोड़ते हुए निकल जाना। यहाँ पर देखो y से y2 प्लस, तो y से y2 प्लस का तो वैल्यू नहीं दे रखा है, यहाँ पर तो y2 प्लस से y का वैल्यू दे रखा है। तो इसे आप क्या करो, यहाँ पर आप इसे पॉजिटिव ले लो 3.0 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पर तो ये रिडक्शन दिया था, यहाँ पर क्या है ऑक्सीडेशन है तो 3.0, और यहाँ पर रिडक्शन चाहिए x2 प्लस 2x और यहाँ रिडक्शन ही दे रखा है तो प्लस में क्या हो जाएगा 5.0 वोल्ट विच इज इक्वल टू वाट 8.0 वोल्ट। मतलब हम सेल रिप्रेजेंटेशन से भी डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, हम लोग ई नॉट मेजर कर सकते हैं। जस्ट इसे फॉलो करते हुए चलो कि y से y2 प्लस का वैल्यू क्या होगा, तो इसको रिवर्स कर दो तो मिल जाएगा, और x2 प्लस x का वैल्यू क्या होगा जो दे रखा है उसको पुट कर दिया। इन्हें भी मैं ऐड करके क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ई नॉट निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से एक फॉर्मूला नहीं मिल गया, आप ऐसे नहीं बोल सकते हो। तो ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता कि यहाँ पर अगर मुझे ई नॉट ऑफ सेल चाहिए तो मैं ऐसा करूँगा कि एनोड का, यहाँ पर ई नॉट जो है हमारे पास ई नॉट ऑफ एनोड, एनोड का मैं यहाँ पर क्या रखूंगा, एक तरह से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रखूंगा OX, और प्लस में मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कैथोड का यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल रखूंगा RP। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड OXP, यहाँ पर OXP ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल। मैं इस तरह से भी इसको फॉर्मुलाइज कर सकता हूँ। तो हमें यहाँ पर 3 फॉर्मूला मिल गया। आपके पास एक ये फॉर्मूला मिला, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड। ये हमारे पास थर्ड फॉर्मूला हो गया। अच्छे से देख लो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये 3 फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा किसी एक मेथड को एडॉप्ट कर लो, क्योंकि आपके बुक में ज़्यादातर इस फॉर्मूले को यूज किया गया है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, टीचर भी देखेंगे तो इसी पर नंबर दे देंगे तुरंत। NCERT जो जनरली देखते आए हैं या पढ़ाते आए हैं उनको इतना ही पता होता है, जनरली इतना ही पता होता है, उनको इन्हीं का हैबिट होता है, तो इसके अकॉर्डिंग चल लेना। रहा कभी कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ई नॉट ऑफ सेल के लिए कौन कौन सा फॉर्मूला सही है, तो ये तीनों फॉर्मूला सही होगा, जहां पर ई नॉट ऑफ सेल दैट इज ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, और यहाँ पर क्या करना है, ई नॉट ऑफ सेल एनोड माइनस कैथोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना है। और अगर आप सेल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग चलोगे तो ये भी फॉर्मूला आपके लिए सही है। ठीक है, अब रह जाता है कि कभी भी ई नॉट ऑफ सेल पॉजिटिव आएगा तो वो सेल कंस्ट्रक्ट हो सकता है, और क्यों कारण, इसका कारण क्या बोलोगे, क्योंकि डेल्टा जी नॉट ऑफ सेल इसके लिए नेगेटिव हो जाएगा, इसीलिए इसे कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल है। मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, यहाँ पर आप इसको ट्राई करना। कंस्ट्रक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सो मैं यहाँ पर इसको दे रहा हूं, कंस्ट्रक्ट ऑल पॉसिबल, कंस्ट्रक्ट all possible cell from the following data, from the following data। अब इस डेटा के हिसाब से हमें सारा का सारा क्या करना है, कैलकुलेट करना है, मतलब कंस्ट्रक्ट करना है एक तरह से। पहला आपको दे दिया यहाँ पर क्या, सपोज दैट ई नॉट, यहाँ पर आपको दे दिया है एक तरह से Mg2 प्लस 2Mg, ये आपको दे रखा है ई नॉट इसका दैट इज माइनस 2.37 वोल्ट, ये इस तरह से दे रखा है। ओके, दूसरा यहाँ पर दे रखा है ई नॉट किसका, आयरन Fe2Fe2 प्लस, ये दे रखा है आपको 0.44 वोल्ट प्लस में। तीसरा आपको दे रखा है ई नॉट दैट इज Cu2 प्लस 2Cu, that is nothing but a plus 0.34 वोल्ट।
आप कैसा कैसा यहाँ पर इन सेल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन पर जब हम लोग आएंगे तो सॉल्यूशन में ये देखो कि सभी का रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ नहीं दे रखा है। मैग्नीशियम का यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है नो डाउट, तो मैं इसको लिख दूंगा -2.37, जबकि आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा -0.44 वोल्ट हो जाएगा। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ये दे रखा है 0.34 वोल्ट। अब यहाँ पर क्या कर सकते, अब हम कंपेयर कर सकते कि भाई कौन एनोड बनेगा और कौन कैथोड बनेगा। अगर मैं फर्स्ट केस में इन दोनों को लेता हूँ, मैग्नीशियम को और आयरन को लेता हूँ, तो मैग्नीशियम और आयरन में कौन एनोड बनेगा और कौन कैथोड बनेगा। आप देख सकते हो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन खाने का टेंडेंसी क्या है -2.37, जबकि आयरन का इलेक्ट्रॉन खाने टेंडेंसी क्या है -0.44। तो ज्यादा किसका हुआ यहाँ पर आयरन का हो जा रहा है ना, तो यहाँ पर आयरन क्या बनेगा, ये कैथोड बनेगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जिसका इलेक्ट्रॉन खाने का टेंडेंसी कम है वो एनोड बना, यहाँ पर हो गया क्या सॉल्ट ब्रिज, और उसके बाद आयरन क्या हो जा रहा है, आयरन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सो Fe2+2 Fe। आप इसका इनोट ऑफ सेल निकाल सकते हो, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि इसका इनोट ऑफ सेल पॉजिटिव ही निकलेगा। अब निकाल कर देख लो क्या फॉर्मूला हो जाता है, इनोट ऑफ कैथोड माइनस इनोट ऑफ एनोड। कैथोड यहाँ पर कौन है, आयरन है, तो आयरन का कितना रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दे रखा है -0.44, तो यहाँ पर मैंने -0.44 यहाँ लिख लिया। अब देखो इस जगह में, अगर इस जगह में हम देखते हैं किसका, मैग्नीशियम के रेस्पेक्ट में, तो फॉर्मूला में माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -2.37। इसे सॉल्व करो देन यू विल गेट द पॉजिटिव वैल्यू। आपको क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा। एंड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ई नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है कि सेल का कंस्ट्रक्शन करना पॉसिबल है। दूसरा यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, दूसरा सेल और कौन सा बन सकता है, तो मैं यहाँ पर सेकेंड और थर्ड को ले लिया। तो सेकेंड और थर्ड में कौन एनोड और कौन कैथोड की तरह बिहेव करेगा, भाई कॉपर ही हमारा यहाँ पर कैथोड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसमें +0.34 वोल्ट है, जबकि आयरन के केस में अगर हम देखेंगे तो -0.44 वोल्ट है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ क्या कि आयरन यहाँ पर एनोड की तरह बिहेव करेगा, जबकि पहले वाले केस में वैसा नहीं था। पहले वाले केस में मैग्नीशियम के साथ आयरन कैथोड की तरह बिहेव कर रहा था। यहाँ पर हो जाएगा क्या सॉल्ट ब्रिज, और यहाँ हो जाएगा कॉपर 2+2 कॉपर। अब रह जाता है क्या कि इसका इनोड, इसका भी कैलकुलेट करके देख लो कि क्या पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पर। तो जो एनोड होता है उसको लेफ्ट साइड में लिखना होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा Fe2 यहाँ पर इसका वही फॉर्मूला लगाना होगा, तो -0.44, और इस जगह में हमारे पास कॉपर का अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल की बात करता हूँ तो इसका कैथोड को पहले दिखना होगा, सॉरी, यहाँ पर जाएगा हमारे पास 0.34 -0.44 कैथोड माइनस एनोड। इसे सॉल्व करोगे देन यू विल गेट द पॉजिटिव वैल्यू। आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 0.78 वोल्ट। सो यहाँ पर इसे भी कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। मैंने फर्स्ट और सेकंड के रेस्पेक्ट में काम करा और यहाँ पर मैंने सेकंड और थर्ड के रेस्पेक्ट में काम करा। एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे बताओ फर्स्ट और थर्ड के रेस्पेक्ट में क्या इनोड का वैल्यू होगा और इन दोनों में कौन एनोड होगा और कौन कैथोड होगा। इसे आप खुद से ट्राई करो। सो 3 तरह का यहाँ पर पॉसिबल सेल पॉसिबल है। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये तो हो गया हमारे पास पहला एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन में क्या है, फॉर द प्रेडिक्शंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें बहुत ज़्यादा ये हेल्प करता है। फॉर द प्रेडिक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। देखो हमें पता है ना, जैसे कि इस डेटा को मैं वापस से बता दे रहा हूं। हमने अभी जस्ट मैंने आपको ये चीज बताया कि लिथियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लिथियम सॉलिड बनेगा, लेकिन इसका जो इनोड का वैल्यू होता है वो कितना होता है, दैट इज -3.05 वोल्ट होता है। इसी तरह से अगर मैं F2 के लिए बात करूंगा तो F2 में क्या हो जाएगा हमारे पास, F2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये बनेगा 2F माइनस एक्वास, यहाँ पर भी एक्वास लिख देता हूँ। यहाँ पर जो इनोड का वैल्यू है हमारे पास वोल्ट में, दैट इज नथिंग बट A +2.87 वोल्ट।
इन दोनों डेटा से आपको पता चल रहा है यहाँ पर हम लोगों को क्या क्या मिल गया। यहाँ पर सबसे जो लोवेस्ट वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल का वो है लिथियम प्लस का, जबकि जो सबसे हाईएस्ट है वो किसका है, वो है F2 का। अगर आपसे पूछ दे कि पूरे के पूरे सिस्टम में या पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, अगर आपसे पूछ दे क्या कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, ये सोचो। अगर कोई पूछ दे कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, कैसे निकालोगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे। जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे दैट मीन जिसका खुद का इलेक्ट्रॉन खाने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा हो। जिसका खुद का इलेक्ट्रॉन खाने टेंडेंसी ज्यादा हो मतलब जिसका खुद का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो। दैट मीन्स पॉजिटिव हो, रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो, पॉजिटिव हो, हाईएस्ट पॉजिटिव हो। और हाईएस्ट पॉजिटिव किसका है यहाँ पर, तो मैं बोल सकता हूँ F2 का। सो दैट इज वाई इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई नहीं है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो आंसर में मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर, F2। क्यों भाई, क्योंकि ई नोट में बोल सकता ई नोट F2 टू F माइनस ये पॉजिटिव है, और कितना पॉजिटिव है, 2.87 वोल्ट है। सेकंड केस में मैं आ सकता हूं यहां पर क्या कि अगर मेरे को पूछ दिया जाए वीकेस्ट, सबसे कमजोर वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो सकता है, तो वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, जिसका खुद का इलेक्ट्रॉन खाने का टेंडेंसी काफी ज्यादा नेगेटिव हो, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो, नेगेटिव हो, जिसका इलेक्ट्रॉन खाने की टेंडेंसी काफी कम हो। तो आंसर में मैं बोल सकता हूं दैट आंसर शुड बी लिथियम प्लस। क्योंकि लिथियम प्लस में देखो जब मैं इसको इलेक्ट्रॉन खिला रहा हूं तो इसका जो इनोड वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, दैट इज द लिथियम प्लस टू लिथियम, ये है हमारा -3.05 वोल्ट है। तो इसका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खाने का टेंडेंसी क्या है, बहुत ही कम है। उसी तरह से अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछ दूं, रिवर्स कर देता हूँ यहाँ पर एक और चीज को, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, व्हाट शुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट के रिस्पेक्ट में क्या बोलूंगा कि भाई रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, जो सामने वाले को रिड्यूस करे, सामने वाले स्पीसीज को रिड्यूस करे। सामने वाले स्पीसीज को अगर रिड्यूस करना है, उसे इलेक्ट्रॉन खिलाना है, तो उसका खुद का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होना चाहिए, उसका खुद का इलेक्ट्रॉन लॉस करने का टेंडेंसी हाई होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन लॉस करने का टेंडेंसी किसका हाई हो सकता है, आप इस रिएक्शन को रिवर्स करो, आप लिथियम को रिवर्स करके अगर लिखते हो, लिथियम सॉलिड और ये चेंज हो जाता है लिथियम प्लस एक्वास +1 इलेक्ट्रॉन में, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि इस जगह में जो यहाँ पर इनोड वैल्यू आएगा, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो आएगा OP, दैट शुड बी +0.35 वोल्ट आएगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लॉस करने टेंडेंसी इसका बहुत ज्यादा है। अगर ये खुद इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तभी ना सामने वाले को इलेक्ट्रॉन खिलाएगा, सामने वाले को रिड्यूस करेगा। तो मैं यहाँ पर आंसर में बोल सकता हूँ दैट आंसर शुड बी लिथियम। क्यों भाई, क्योंकि इसका ई नॉट लिथियम टू लिथियम प्लस ये बहुत हाई है, दैट इज नथिंग बट ए +3.05 वोल्ट। इसके रिवर्स अगर मैं चलूं, यहां पर मैं बोल सकता हूं कि वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब सामने वाले को रिड्यूस करना, और वीक मतलब क्या हो रहा है, जिसका इलेक्ट्रॉन लॉस करने का टेंडेंसी बहुत कम हो। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने का टेंडेंसी किसका कम हो सकता है यहाँ पर, तो यहाँ आप देख सकते हो F-। अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, F- को रिवर्स कर दूं, यहाँ पर 2F- इस तरह से लिखूं यहाँ इक्वेशन, F2 + 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा लिखूं, F2 + 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से लिखूं, तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, हमारा वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्योंकि यहाँ पर इसका इनोड वैल्यू क्या आ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने का टेंडेंसी, क्योंकि ये खुद जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तभी तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा, लेकिन ये खुद का इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी क्या हो जा रहा है, -2.87 हो जा रहा है। इसी वजह से यहाँ आंसर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर F- हो जाएगा। तो देखो इस जगह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इस डेटा से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के डेटा से हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट और वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। देखो ये तो मैंने कंपेयर कर दिया पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट मतलब वीकेस्ट कौन है,
इसके रेस्पेक्ट में आपको कोई भी क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया जा सकता है। आपको इसी पर मैं बात कर लेता हूँ ना, अगर मैं आपको इन तीनों में पूछ दूँ, यहाँ पर ये खुद से सेल्फ करने का कोशिश करना। आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब फाइंड आउट करना है। सो फाइंड द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एंड वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये सारा कुछ आपको फाइंड आउट करना है। मैं डेटा दे रहा हूँ, जैसे कि E0, इसी तरह का डेटा दे रहा हूँ Mg2+2 Mg। ये जो इसका जो डेटा है दैट इज 2.37 वोल्ट नेगेटिव में है E0 वैल्यूज। ओके, सो यहाँ पर मैंने लिख दिया है वैसे भी। नेक्स्ट हमारे पास E0 Cu2+2 Cu, ये है +0.34 वोल्ट एंड E0 Fe2Fe2+, ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास +0.44 वोल्ट। अब मुझे इसमें से बताओ कि इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट और वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। ये आपका मतलब मान लो कि ये होमवर्क है। ओके, ये आप खुद से ट्राई करो और इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं एक और कॉन्सेप्ट पर। तीसरे एप्लीकेशन क्या है, तो तीसरा एप्लीकेशन जो है इसमें इन्होंने क्या बताया, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्या पता चलता है, रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स और गैसेस। ठीक है, मेटल का इन देयर सॉल्ट सॉल्यूशन, इन देयर एक्वास सॉल्ट सॉल्यूशन क्या रिएक्टिविटी होगा, इसके बारे में पता चलता है। याद रखना, लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, हाई वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और हाई वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये क्या बताता है, देयर रिएक्टिविटी विल बी मोर, उनका रिएक्टिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। देयर रिएक्टिविटी विल बी मोर इन देयर एक्वास सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो देयर रिएक्टिविटी विल बी मोर, क्योंकि वो मेटल क्या करना चाहेगा, वो तुरंत ऑक्सीडाइज होना चाहिए, वो तुरंत इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहेगा। तो यहां पर देखो, जैसे कि आप डेटा को देखोगे तो उसमें जैसे लिथियम पहले आ जाता है, लिथियम के बाद आपको देखने को मिलेगा पोटेशियम, फिर अगर कैल्शियम, फिर अगर यहाँ सोडियम, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपके पास क्या, यहाँ पर आप मैग्नीशियम कर सकते हो, देन एल्यूमिनियम कर सकते हो। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। और बहुत सारे इक्वेशंस हम लोग सॉल्व भी करते हैं। आपको याद होगा यहाँ पर कि जिंक सॉलिड का रिएक्शन जब कॉपर सल्फेट के साथ कराया जाता है तो यहाँ पर ऐसा क्या हो जाता है, यहाँ पर जिंक सल्फेट ये बन जाता है और कॉपर सॉलिड ये डिपॉजिट हो जाता है। जबकि यही रिएक्शन आप इस तरह से करवाओगे कॉपर सॉलिड और जिंक सल्फेट के साथ, तो यहाँ पर ये इक्वेशन नहीं प्रोसीड करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जिंक का यहाँ पर Zn2+ में यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये आसानी से चेंज हो सकता है, यहाँ पर ये +2 इलेक्ट्रॉन में जा सकता है और कॉपर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो टेंडेंसी जिसका ज्यादा होता है, दैट मीन्स जिंक का रिएक्टिविटी यहाँ ज्यादा है, क्योंकि वो कॉपर को रिप्लेस करके उस जगह में वो क्या हो जा रहा है, सल्फेट के साथ बॉन्डिंग में इंटरेक्शन में आ जा रहा है, कॉपर को रिप्लेस कर दे रहा है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जिसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा वो सामने वाले को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। तो ये रिएक्शन पॉसिबल है और ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, और इसका कारण भी है, अभी हम इन लोगों ने जस्ट कैलकुलेशन किया कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, वो होता है माइनस में, जबकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, वो प्लस में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिंक का ऑक्सीडेशन क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो पॉजिटिव होगा, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल को यहाँ पर क्या होगा, वो उसका नेगेटिव होता है जिंक का। ठीक है, तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन जिसमें हम लोग क्या बताते हैं, लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल और हाई वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिप्रेजेंट्स दैट देयर रिएक्टिविटी विल बी मोर। किसका रिएक्टिविटी, मेटल या फिर किसी गैसेस का, सिस्टम का, उसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग चलेंगे क्या, यहाँ पर नस्ट इक्वेशन के रेस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे। नस्ट इक्वेशन क्या होता है,
ठीक है, तो आज के लिए यहाँ पर सफिशिएंट है। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस लेक्चर में।